बहुत अंबार है गंदगी का। जहाँ जाके आइए तब लगता है कि रियल में बिहार को लोग क्यों हंसते हैं। वहाँ के लोग आते हैं बोलते हैं तो हम लोग लज्जित हो जाते हैं कि यार कितना गंदा है ये बिहार तुम लोग का। सब लोग यही कह रहे हैं कि मैडम आप लोग तो शुरू से ही काम किए हैं तो बहुत उम्मीद है, आप नहीं भी आते मैडम तो हम लोग आप ही को वोट देते, आपको आने का ज़रूरत ही नहीं है। आप और है ना सर तो कितना काम कर दिए हैं, जब मांगने जाते हैं कभी हम लोग को खाली नहीं आना पड़ता है। शादी ब्याह में हो, किताब कॉपी हो, जाड़े में कंबल हो, ऐसा बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। इसलिए हर मोहल्ले के लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि हमारा समर्थन आपके साथ है। मैं उनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी, मशीन दूंगी, उनको कटिंग सिखाऊंगी, ये मेरा पहले से भी एजेंडा था। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 अक्टूबर को वोटिंग होने को है। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जनता सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने जा रही है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं अपने अपने वादे की पोटली को लेकर। इसी बीच अभी हम वहां पहुंचे मेयर प्रत्याशी, महिला मेयर प्रत्याशी, चूंकि महिला सीट हो गई है इसलिए महिला मेयर प्रत्याशी सरिता नोपानी के पास क्या कुछ विजन है, क्या कुछ ब्लूप्रिंट है, किस तरह से पटना का विकास करेंगे, किस तरह से पटना नगर निगम को सबसे अव्वल करने का वो काम करेंगे। आइए हम खुद उनसे बात करते हैं, सरिता नोपानी जी से। मैडम सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। मैडम इस बार पहली बार जनता वोट करने जा रही है मेयर को, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या आपके मुद्दे होंगे जो जनता को आप बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ पिछले 5 सालों से या फिर पिछले 15 सालों से काम नहीं हुआ है जो हम करेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, मैं 25 साल से समाज सेवा करती आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्टर कमल नोपानी भी बहुत बड़ा समाज सेवी हैं। उनका तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाहर निकल के काम किया। मैं एक होम मेकर थी तो घर की भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी, तो मैं घर के अंदर से काफ़ी काम करती थी। टाइम टू टाइम मैं जाती थी स्लम एरिया में विजिट करने के लिए, तो वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का होता था। छोटे छोटे बच्चे ऐसे खेलते होते थे और उनकी माताएं काम पे निकली होती थी, तो उनको कोई संस्कार नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। तो मैं उन लोग को बोली कि इन बच्चों को मेरे पास भेजो, मैं इनको ट्यूशन कराऊंगी। तो मेरे पास बहुत बच्चे ट्यूशन करने आते थे, मैं 2 घंटा 3 घंटा उन लोग को पढ़ाती थी। तो वहीं से मेरे मन में आया क्यों न शिक्षा पे हम लोग ध्यान दें। तो मैंने एक धीरे धीरे करके एक संस्था खोली अपने बच्चों के संग मिल के। पर 20 मेंबर्स हमने बनाया, जिसमें पर मेंबर से 100 रुपीज़ लेते थे, तो 2000 रुपीज़ हो जाता था। फिर मैं सारी सोसाइटी से पेपर कलेक्शन करती थी कि आप अपने रद्दी पेपर मुझे दे दो, आप बेचते हो तो कितना ही पैसा आता है। तो मेरे पास इकट्ठा 70-80 किलो पेपर आ जाता था, तो उससे मैं 2000-1500 रुपया आ जाता था। तो उस समय फ़ी वो कम होती थी बच्चों की। आज से मैं 12-13 साल पहले की बात बताती हूँ। तो जो बच्चे जिस मोहल्ले में होते थे वहाँ मैं स्कूल का विजिट करती थी और वहाँ उनका एडमिशन करा देती थी। तो ये शिक्षा वाला जो है ये मेरा बहुत बड़ा एम है कि बच्चे शिक्षित होंगे तो हर मोहल्ला, हर गली और हर बच्चे शिक्षित होने पे बहुत ही अच्छे उनके संस्कार होंगे और बहुत तरक्की होगी। पूरे राष्ट्र के लिए ये बहुत जरूरी है। शिक्षा आपका अहम मुद्दा होगा। आपने जैसा कि अपना पूरा सामाजिक सफर बताया कि किस तरह से आप बच्चों को शिक्षा देने का काम करिए पिछले कई वर्षों से। तो अगर आप जीत कर जाती है निगम, अगर जीत कर जाती है जनता, उन्हें आपको अपना वोट देकर आपको जिताती हैं, तो शिक्षा के बाद क्या कुछ काम करने जा रही है? पहली प्राथमिकता क्या होगी? शुरुआत के दिन, चंद दिनों में काम क्या करने जा रही हैं आप? जो भी गंदगी है, जो भी ज़रूरतें हैं, जो कि बहुत ही जमी पे आके काम करने की ज़रूरत है, ये जमी पे आके ही काम करना होगा। तो हर जगह मुझे घूम के देखना होगा कि कहाँ क्या क्या बेसिक ज़रूरतें हैं, पहले मैं वो बेसिक ज़रूरतें पूरी करूँगी। लगता है पटना गंदगी का अंबार पे बैठा है। बहुत अंबार है गंदगी का। जहाँ जाके आइए तब लगता है कि रियल में बिहार को लोग क्यों हंसते हैं। वहाँ के लोग आते हैं बोलते हैं तो हम लोग लज्जित हो जाते हैं कि यार कितना गंदा है ये बिहार तुम लोग का। तो ये सब देखते हुए लगता है पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है, बस यही है मेन एरिया आपको अच्छा दिखता है, बट और जगह इधर अंदर गलियों में जाइए, गड्ढे निकले हैं, मेन होल खुले हुए हैं। मेरी गली का हाल देख लीजिए। मैं अभी एग्जीबिशन रोड में गई थी, साकेत प्लाजा, वहाँ इतना बड़ा होल खुला हुआ है कि गाड़ी के साथ उसके अंदर चला जाएगा आदमी। इन सब चीज़ों को कैसे किया जाएगा? क्या प्रशासनिक लापरवाही है या फिर राजनीतिक लापरवाही? जो भी मेयर हुआ करते हैं उनकी लापरवाही है या फिर प्रशासन की? तो नगर निगम की लापरवाही है ना। ये
सारा काम तो नगर निगम के अंडर आता है, तो वो जमी पे आके काम करेंगे तो ये सब लापरवाही खत्म हो जाएगी, वो अपने आप ये सब कमियां पूरी होती चली जाएगी। जमी पे आने की बहुत ज़रूरत है। स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा होगा इस बार का, क्योंकि स्वास्थ्य स्वच्छता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर सफाई होंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, गंदगी के अंबाड़ में तो जाहिर सी बात है कि स्वच्छ आप नहीं रह पाएंगे स्वस्थ। तो हर मोहल्ले में मैं चाहूँगी कि एक मैं क्लिनिक खोलूँ जहाँ की एक बेसिक ट्रीटमेंट उनको मिले, जिससे कि वो बच्चे कम से कम मेजर तरीके से कुछ बीमारी में फंस के फिर उनका इलाज नहीं हो पाता है तो उनके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो वो बेसिक ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगी जो कि उनके लिए बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन का काम करेगा। वो मैडम, आप शहर मोहल्ले जा रहे हैं, तमाम वार्डों में जा रहे हैं, 75 वार्डों में आप जा रहे होंगे, किस तरह का अपार जन समर्थन, किस तरह का लोगों का प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा है? क्या कुछ लोगों की समस्याएं, क्या कह रहे हैं आपसे? सब लोग यही कह रहे हैं कि मैडम आप लोग तो शुरू से ही काम किए हैं तो बहुत उम्मीद है, आप नहीं भी आते मैडम तो हम लोग आप ही को वोट देते, आपको आने का ज़रूरत ही नहीं है। आप रहना सर तो कितना काम कर दिए हैं, जब मांगने जाते हैं कभी हम लोग को खाली नहीं आना पड़ता है। शादी ब्याह में हो, किताब कॉपी हो, जाड़े में कंबल हो, ऐसा बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। इसलिए हर मोहल्ले के लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि हमारा समर्थन आपके साथ है। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड हैं कमल नोपानी जी, वो काफ़ी बड़ी समाजसेवी भी हैं, मैंने भी देखा है। इस जो कोरोना काल में ऑक्सीजन मैन के नाम से वो निकल के सामने भी आए थे, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी और उनका नाम भी दिया गया था ऑक्सीजन मैन। आज भी लोग कहते हैं ऑक्सीजन मैन, तो क्या कहते हैं इस पर? उस समय हम लोग ने बहुत काम किया कोरोना काल में, काफ़ी लोग को राशन दिया, खाने को नहीं था लोगों के पास, रात में छिप के आते थे, क्यों पुलिस आने नहीं देती थी उस समय, सबको घरों में रहो बोलती थी, तो हम लोग उन लोग को रात में देते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग बुलाते थे कि आप 5 बजे आ जाइए, तो आपको बोल दीजिएगा कि ऐसे हम लोग राशन लेने जा रहे हैं। मैं सिटी से भी बुलाती थी बहुत लोगों को, मेरे अंडर में बहुत सारे कारीगर भी काम करते हैं, मैं टेलरिंग का भी काम कराती हूँ, एम्ब्रॉयडरी का भी काम कराती हूँ मैं, तो मैं सबको फ़ोन करके बोली आप लोग आइए, हमारे यहाँ राशन बट रहा है। सबसे पहला ये कदम मिस्टर नोपानी उठाए, फिर बहुत लोग पीछे आए कि आप मेरी तरफ से भी बांटिए, आप मेरी तरफ से भी बांटिए, ऐसे ये काम बहुत लंबा चलता गया। मैडम, आपने कहा कि टेलरिंग का काम करते हैं, हाउस वाइफ भी आप रह चुकी हैं, बोर्डिंग का भी काम करते हैं क्या, तो आप बताएं, तो इस सब से निकल कर कैसे राजनीति कर पाएंगे आप? अब फ्री हो गए हैं, बच्चों की शादी हो गई है, अकेले रहते हैं, हस्बैंड भी एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ, तो मैंने सोचा क्यों खाली रहना। जब इस चीज़ में मैं शुरू से आई हूँ तो ये नगर पालिका का जो मेयर का है, ये आपका एकदम सोशल वर्क का प्लेटफॉर्म है, ये जो कि जनता का सेवा करना, इसलिए मैं इसको लेके आगे आई। जैसा कि आपने बताया कि एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर चुन के आप जाती है तो महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे करेंगी, महिलाओं को रोजगार कैसे मुहैया करेंगी, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है रोजगार की महिलाओं के बीच में, तो उसे कैसे देखने का काम कर रही है? मैं उनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी, मशीन दूंगी, उनको कटिंग सिखाऊंगी, ये मेरा पहले से भी एजेंडा था ये, कि मैं क्यों नहीं एक टेलर से इन लोगों को एक्सपर्ट कराऊं मेरे घर में बैठा के, फिर धीरे धीरे मैं एक ऐसा रूम ले लूं जहां की मैं 4-6 मशीनें लगा के इनसे स्टिचिंग कराऊं, फिर उसी में से एक जन को मैं कटिंग टेलर मास्टर बना लूं मैं, ताकि वो सेल्फ डिपेंड भी हो जाए। ये टेलरिंग का, कटिंग का बहुत डिमांड है अभी, ये मेरा पहले से ही एजेंडा था ये। और कमल नोपानी जी मेरा बहुत साथ दिए हैं, उनको ऑक्सीजन मैन का जो उपाधि मिला है ये ऐसे ही नहीं मिला है, सेकेंड वेव कोरोना काल में वो फ्री में ऑक्सीजन बांटे हैं, तो वो दिन भर काम करते थे। और प्लस मैंने भी बहुत लोगों को बोला कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन बट रहा है, जिसको भी चाहिए आप मंगाए, बहुत से क्लबों में भी मैं उसमें रह चुकी हूँ, उनको भी मैंने फ़ोन किया, रात को 1 बजे 2 बजे सुबह 4 बजे भी कॉल्स आते थे, तो हम लोग नीचे पूरी व्यवस्था रहती थी, उनको बोला जाता था कि ये नाम बताइएगा आपको मिल जाएगा, खाली लेते थे, भरा हुआ दे देते थे उनको। तो ये थे हमारे साथ सरिता नोपानी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी और बता रही थी कि अगर इस बार नगर निगम के चुनाव में, मेयर के चुनाव में जनता उसे साथ और समर्थन देती है तो किस तरह का पटना का कायाकल्प करने का काम करें, किस तरह से पटना को विकसित और विकासशील बनाने का काम करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना को शिक्षित और स्वास्थ्य में सबसे अहम योगदान होगा, और जहां तक हमारी कोशिश होगी कि पटना स्वच्छ और स्वस्थ हो। अपने सहयोगी के साथ हूं मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज, पटना, बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।